आईसीएसई प्रूडेंस कोचिंग में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड ये स्टोरी का पूरा क्लास नोट। ये क्लास नोट ऐसी तरह से डिजाइन किया हुआ है कि अगर एग्जाम से पहले ये क्लास नोट आप एक बार पढ़ लिए तो इस चैप्टर से आने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं खुद लिख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं पहले अबाउट द स्टोरी। अब हम ये क्लास नोट लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उसके बाद समझेंगे। चलिए देख लेते हैं पहला लाइन। द स्टोरी इज एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट बाय सुधा मूर्ति that highlights the transformative power of education and the idea that there is no age limit for learning। इस लाइन को समझने से पहले हम सभी को यह समझना जरूरी है कि यहाँ पर ऑटोबायोग्राफिकल या ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या है। बच्चों, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। यानी जब कोई लेखक अपने ही जीवन की कोई सच्ची घटना या अनुभव खुद लिखता है और लिखती है। इस कहानी में सुधा मूर्ति जी ने कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बताई है, बल्कि अपने बचपन का एक असली किस्सा हम सभी के साथ शेयर किया है। ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी शिक्षा की एक परिवर्तनकारी शक्ति और इस विचार पर प्रकाश डालती है कि सीखने का कोई उम्र सीमा नहीं होता है। यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है, जो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ एडुकेशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस लाइन पे ये जो शब्द हमने यूज किया है, ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ एडुकेशन, ये हमको ये बताती है कि पढ़ाई या शिक्षा में इतनी ताकत है कि ये किसी भी इंसान का जीवन पूरी तरह बदल सकती है। साथ ही ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि कुछ भी नया सीखने का या पढ़ने के लिए इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। अगर आप में लगन हो तो आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। It revolves around a 12-year-old girl who is the narrator of the story and her 62-year-old grandmother, Kristakka, who makes a determined choice to become literate। ये लाइन का ये मतलब है क्या, ये स्टोरी और ये कहानी एक 12 साल की बच्ची जो इस कहानी का मुख्य पात्र है और उसके 62 साल की दादी क्रिस्टक्का के बारे में है। और इसमें लेखक ये हमें बता रही है कि कैसे क्रिस्टक का अपनी मनोबल को दृढ़ करके लिटरेट होने के लिए या अपने आप को शिक्षित करने के लिए क्या क्या कदम उठाती है। चलिए देख लेते हैं अब दूसरा पॉइंट के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स के बारे में। मतलब ये स्टोरी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में हम पहले जान लेंगे, ताकि ये स्टोरी हमें बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाए। चलिए देख लेते हैं पहले कैरेक्टर के बारे में। द नैरेटर मतलब सुधा मूर्ति जी, जो यहाँ पर एक नैरेटर का रोल निभा रही है। नैरेटर बच्चों उनको कहा जाता है जो कहानी सुना रहा है, यानी खुद सुधा मूर्ति जी जो यहाँ पर एक नैरेटर की भूमिका निभा रही है। चलिए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। द नैरेटर इज अ 12-year-old गर्ल लिविंग with her grandparents in a village in North Karnataka. She is compassionate, loves to read, and acts as the bridge between her grandmother and the literary world before eventually becoming her teacher। ये स्टोरी में नैरेटर एक 12 साल की लड़की है जो उत्तरी कर्नाटक के एक गांव में अपनी दादा दादी के साथ रहती है। वे बहुत दयालु है, उसे पढ़ना पसंद है और दादी वे अपनी दादी और साहित्य की दुनिया के बीच एक कड़ी के रूप में काम करती है, जो अंततः उनकी शिक्षिका बन जाती है। बच्चों, इस समय जो 12 साल की लड़की है जो खुद सुधा मूर्ति जी थी, वे उत्तरी कर्नाटक में रहने वाली थी। और यहाँ पर जो वर्ड हमने यूज किया है कंपैशनेट, कंपैशनेट का मतलब है दयालु या दूसरों का दर्द समझने वाला। वे अपनी दादी की किताबों और पत्रिकाओं
पढ़कर सुनाती थी। इसलिए उन्हें दादी के और कहानियों के दुनिया का बीच एक ब्रिज के तौर पे पेश किया गया है। बाद में वही 12 साल की बच्ची अपनी 62 साल की दादी के गुरु बन जाती है। चलिए देख लेते हैं ये दूसरा भाग, जो कि है क्रिस्टक का, यानी ग्रैंड मदर। यहाँ पर जो ग्रैंड मदर थी, सुधा मूर्ति जी की जो ग्रैंड मदर इस स्टोरी में बताया गया है, उनका नाम था क्रिस्टक का। चलिए पढ़ लेते हैं उनके बारे में। In this story, Kristaka, or the grandmother of the narrator, is a 62-year-old woman who is uneducated but possesses a deep love for stories and an unyielding determination to become independent through literacy. बच्चों, यहाँ पर क्रिस्टक का एक 62 वर्षीय महिला है जो अशिक्षित है, लेकिन उनके मन में कहानियों के लिए गहरा प्यार है, जो वो अपनी साक्षरता के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने का एक अटूट या दृढ़ निश्चय करती है। यहाँ पर जो अनएडुकेटेड शब्द का प्रयोग किया गया है, ये शब्द का ये अर्थ है कि जो कभी स्कूल नहीं गई और पढ़ना लिखना नहीं जानती, उनको ही अनएडुकेटेड कहा गया है। यहाँ पर और एक टर्म यूज किया गया है जो है कि अनयील्डिंग डिटर्मिनेशन। इस वर्ड का ये मतलब है कि एक ऐसा पक्का इरादा जिसे कोई बिगाड़ ना पाए। उन्होंने मतलब क्रिस्टक्का ने ये ठान लिया था कि वे पढ़ना सीख कर रहेंगी ताकि उन्हें कहानियां पढ़ने के लिए किसी और पर निर्भर ना रहना पड़े। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर के विषय में। यहाँ पर जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो त्रिवेणी है। त्रिवेणी ये कैरेक्टर डायरेक्टली स्टोरी में नहीं है, बल्कि ये स्टोरी में उनका जिक्र इनडायरेक्टली किया गया है। चलिए पढ़ लेते हैं त्रिवेणी के बारे में। Triveni is a highly popular Kannada writer known for her easy to read, convincing style and stories dealing with ordinary people's complex psychological problems. इस स्टोरी में त्रिवेणी एक बेहद लोकप्रिय कन्नड़ लेखिका है जो अपनी बहुत आसान शब्दों में लिखे जाने वाला और बहुत ही लोगों को लुभाने वाला गल्पों के लिए जानी जाती थी। और उनका जो स्टोरी या गल्प था वो ज्यादातर जो जटिल मनोवैज्ञानिक समस्या है साधारण आदमी का या लोगों का, उनसे जुड़ी कहानी बनाने के लिए उनका बहुत ख्याति के बारे में इस स्टोरी में कहा गया है। बच्चों, इस स्टोरी में त्रिवेणी जी इस कहानी की कोई मुख्य पात्र नहीं है, बल्कि उनका जिक्र किया गया है। वे कन्नड़ भाषा की बहुत मशहूर लेखिका थी। उनकी कहानियों से सबसे बड़ी उनका कहानियों का सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वे आसान भाषा में लिखी होती थी। साथ ही वे आम इंसानों के दिमाग में चल रही सारे उलझनों और भावनाओं को बहुत ही बेहतरीन और सच्चे तरीके से अपनी कहानियों में दिखाती थी। चलिए देख लेते हैं दूसरा भाग के बारे में, जो है कि द प्रोटागोनिस्ट ऑफ काशी यात्रा। ये प्रोटागोनिस्ट ऑफ काशी यात्रा एक फिक्शनल कैरेक्टर है इस स्टोरी के अंदर। The protagonist of Kashi Yatre is an old lady in Triveni's novel who has an ardent desire to go to Kashi but ultimately sacrifices her savings to help an orphan girl get married. त्रिवेणी के उपन्यास की एक बूढ़ी औरत जिसकी काशी जाने की तीव्र इच्छा है, लेकिन अंततः वो एक अनाथ लड़की की शादी के लिए अपनी जोड़ी गई सारे जमा पूंजी का त्याग कर देती है। बच्चों, यहाँ पर फिक्शनल का मतलब है जो असली नहीं होता है, बल्कि केवल कहानी का हिस्सा होता है। यहाँ पर जो ये शब्द यूज किया गया है आर्डेंट डिजायर, इसका मतलब है तीव्र इच्छा। यहाँ पर जो
त्रिवेणी का प्रोटैगनिस्ट है, वो जो महिला, वयस्क महिला, वो वयस्क महिला काशी विश्वनाथ जाने के लिए जो भी अपना जमा पूंजी किए थी, वो सारे एक अनाथ लड़की के लिए, लड़की के शादी के लिए त्याग कर देते हैं। और ये जो महान त्याग था, ये त्याग जो इस स्टोरी का जो गर्ल है, मतलब सुधा मूर्ति जी की जो ग्रैंडमदर है कृष्णक का, उनको बहुत लुभाया है। और ये सेक्रीफाइस दादी को बहुत प्रभावित करता है, इसलिए वे भी अपने ग्रैंडडॉटर के बारे में बहुत ही सेंसिटिव रहती है। चलिए देख लेते हैं ये स्टोरी का समरी, जिससे हमें ये स्टोरी और भी बहुत अच्छे से समझ आएगा, और इससे आने वाले सारे प्रश्न उत्तर आप खुद लिख पाएंगे ये समरी पढ़ने के बाद। चलिए देख लेते हैं समरी। The story, an autobiographical anecdote by Sudha Murthy, is set in a village in North Karnataka where the 12-year-old narrator lives with her grandparents. ये कहानी जो सुधा मूर्ति का एक आत्मकथा से जुड़ी एक दिलचस्प छोटी कहानी है, वे महज 12 साल की कहानी सुनाने वाली एक नरेटर के साथ उनके ग्रैंड पेरेंट्स या दादा दादी के साथ रहने वाला एक कहानी है। मतलब ये स्टोरी में आखिर हो क्या रहा है, ये स्टोरी में सुधा मूर्ति जी ही एक 12 साल की उम्र की एक छोटी सी लड़की है, जो उत्तरी कर्नाटक के एक गांव में अपने दादा दादी के साथ रहने वाली थी और रह रही थी। देख लेते हैं दूसरा पॉइंट। The narrator shares a special bond with her 62-year-old grandmother Kristakka, who never had the opportunity to attend the school. ये कहानी में जो नैरेटर है वह अपनी 62 साल की दादी कृष्टक्का के साथ एक बहुत ही खास रिश्ता साझा करती है, जिन्हें कभी स्कूल जाने का अवसर नहीं मिला था। देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। Every Wednesday, the young girl reads the latest episode of a popular Kannada serial novel called Kashi Yatre to her grandmother. हर बुधवार ये छोटी लड़की अपनी दादी को काशी यात्रा नामक एक लोकप्रिय कन्नड़ धारावाहिक उपन्यास का जो नया भाग है वह पढ़कर सुनाती है। बच्चों, यहाँ पर ये जानना बहुत ही जरूरी है कि यहाँ पर सीरियल नोवेल का क्या मतलब है। यहाँ पर जो वर्ड सीरियल नोवेल दिया गया है, वो सीरियल नोवेल का मतलब ये है कि ये एक ऐसे कहानी है जो किसी पत्रिका या मैगजीन पर हर हफ्ते थोड़े थोड़े हिस्सों में या एपिसोड में छपती है। सुधा जी और सुधा मूर्ति जी, जो एक यहाँ पर 12 साल की महज एक लड़की है, वे हर बुधवार को अपने दादी को ये काशी यात्रा कहानी पढ़कर सुनाती थी। देख लेते हैं इस स्टोरी का आखिरी भाग, दूसरा भाग। द इलिटरेट ग्रैंडमदर deeply connects with the novel's protagonist, an old woman who sacrifices her pilgrimage savings for an orphan's wedding and memorizes the story, relying entirely on her granddaughter to experience the world of literature. अनपढ़ दादी उपन्यास की मुख्य पात्र, यानी एक बूढ़ी औरत जो एक अनाथ की काशी शादी के लिए अपनी तीर्थ यात्रा की बचाया हुआ सारा पूंजी त्याग कर देती है, इससे बहुत गहराई से जुड़ी जाती है और पूरी कहानी याद कर लेती है। मतलब यहाँ पर जो नैरेटर या सुधा मूर्ति जी की ग्रैंडमदर है, वो इस काशी यात्रा स्टोरी का जो मुख्य पात्र और प्रोटैगनिस्ट है उससे खुद को साझा करती थी, इसलिए वे उनकी तरह सोचती थी। और वे सुधा मूर्ति जी की जो ग्रैंडमदर थी, वो ये पूरा स्टोरी सुधा मूर्ति जी से सुनने के बाद पूरा रट लेती थी। और क्योंकि वो साहित्य के दुनिया में बहुत ही दिलचस्पी रखती थी ये सुधा मूर्ति जी की दादी, तो इसलिए वे सारा कहानी खुद जान लेती थी और अपने दोस्तों के साथ भी ये स्टोरी डिस्कस करती थी। और क्योंकि सुधा मूर्ति जी की दादी अनपढ़ थी, इसलिए ये स्टोरी जानने के लिए वो पूरा रूप से सुधा मूर्ति जी के ऊपर निर्भर थी। देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। दिस कंफर्टेबल रूटीन इज डिसरप्टेड व्हेन द नैरेटर लीव्स
the village for a week to attend a wedding with her cousins to a neighboring village. यहाँ पर ये बताया गया है कि ये आरामदायक दिनचर्या तब तब भाग हो जाती है जब नैरेटर अपने चचेरे भाई बहनों के साथ एक पड़ोस की गांव में शादी में शामिल होने के लिए एक सप्ताह के लिए गांव छोड़ देती है। यहाँ पर जो शब्द हमने यूज किया है, रूटीन इज डिसरप्टेड, इसका मतलब ये है कि रोजमर्रा के कामों में रुकावट आ जाना। पोती का हर हफ्ते कहानी पढ़कर सुनाना एक रूटीन बन गया था, लेकिन जब वे एक शादी में दूसरे गांव में चली गई तो ये काम और ये क्रम टूट गया। देख लेते हैं इसका नेक्स्ट भाग। During her absence, the weekly magazine arrives, but Krishnaka is unable to read it. उसकी अनुपस्थिति में साप्ताहिक पत्रिका आती है, लेकिन क्रिस्टक का उसे पढ़ नहीं पाती है। यहाँ पर हमको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि पोती के बिना जब बुधवार को पत्रिका या मैगजीन घर आई तो दादी के लिए वे बस कागज का एक टुकड़ा थी, क्योंकि वे तो पढ़ना नहीं जानती थी। इसलिए उन्हें कहानी का आगे का हिस्सा जानने की बहुत बेताबी थी, और इस बेताबी को दूर करने वाला उनका पोती उनके साथ अभी नहीं था। When the narrator finally returns, she is shocked to find her usually resilient grandmother in tears. जब नैरेटर मतलब 12 साल की वो सुधा मूर्ति जी शादी से वापस आती है तो वे आखिरकार लौटने के बाद अपनी दादी, जो आमतौर पर बहुत हिम्मती दादी है, उनको देखते हैं, उनके आंखों में आंसू भरे हुए हैं। तो ये देखकर कोई भी पोती तो चौंक जाएगी, क्योंकि उसका जो दादी थी बहुत ही हिम्मत वाला थी। यहाँ पर रेजिलेंट जो शब्द यूज किया गया है, ये रेजिलेंट RESILIENT, इस शब्द का ये अर्थ है कि जो बहुत ही हिम्मत वाला है, मतलब जो इंसान बहुत मजबूत है और किसी भी मुश्किलों में जल्दी से हार नहीं मानती। तो सुधा जी की दादी बहुत हिम्मती थी, इसलिए जब सुधा जी ने अपनी मजबूत दादी की आंखों में आंसू देखे तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। देख लेते हैं इस कहानी का दूसरा भाग। Krishnaka opens up about her childhood, explaining that she lost her mother early and that societal norms of the time did not value female education. यहाँ पर दादी क्रिस्टक का अपने बचपन के बारे में खुलकर बात करती है और ये बताती है कि उन्होंने बहुत कम उम्र में अपनी माँ को खो दिया था और उस समय के सामाजिक नियम लड़कियों की शिक्षा को महत्व नहीं देती थी। यहाँ पर जो सोसाइटल नॉर्म्स का ये अर्थ निकल के आता है कि समाज में रीति रिवाज का नियम। दादी बताती है कि बचपन में उनकी माँ गुजर गई और उस जमाने में लोगों की सोच ये थी कि लड़कियों का पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनको तो दूसरों के घर घर जाके घर संभालना है। तो इसलिए और इस वजह से दादी कभी स्कूल नहीं जा सकी। इस बार देखते हैं इसका दूसरा भाग। She expresses a profound sense of helplessness and regret, realizing that despite her family's wealth, her inability to read makes her entirely dependent on others. तो वे अपनी बेबसी और पछतावे की गहरी भावना को व्यक्त करती है, ये महसूस करते हुए कि उनके परिवार की संपत्ति के बावजूद उनका पढ़ ना पाना उन्हें दूसरों पर पूरी तरह से निर्भर बनाता है। यहाँ पर हेल्पलेस यानी बेबसी और रिग्रेट यानी पछतावा। दादी को इस बात का बहुत दुख था कि घर में पैसे या सुख सुविधा होने का क्या फायदा, जब वे अपनी पसंद की एक कहानी खुद नहीं पढ़ सकती और उन्हें एक छोटी बच्ची मतलब अपने पोती सुधा मूर्ति के ऊपर निर्भर करना पड़ता है और उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। तो इसलिए दादी यहाँ पर बहुत ही दुखी थी। डिटरमाइंड टू अचीव इंडिपेंडेंस, द 62-year-old grandmother asks her granddaughter to teach her the Kannada alphabet.
सो दादी अपने आत्मनिर्भर होने के लिए या खुद को स्वतंत्र बनाने के लिए वो दृढ़ निश्चय करते हुए 62 वर्षीय दादी अपनी पोती से उनके कन्नड़ वर्णमाला या अक्षर सीखने के लिए कहती है। बच्चों, यहाँ पर हमको ऑब्वियसली ये जानना है कि दादी अब और बेबस नहीं रहना चाहती थी। उन्होंने एक पक्का इरादा किया कि वे अब आत्मनिर्भर बनेंगी। इसके लिए उन्होंने अपने 12 साल की पोती से ये कहा कि उन्हें कन्नड़ जो भाषा है उनका अक्षर पढ़ना लिखना सिखाए। मतलब वो अपनी पोती को रिक्वेस्ट करता है कि उसको सिखाना है अभी उनको कन्नड़ा अल्फाबेट। शी सेट्स a strict personal deadline to be able to read a novel independently by the time of the Dasera festival। तो यहाँ पर दादी वे खुद दशहरा के त्योहार तक स्वतंत्र रूप से एक उपन्यास पढ़ने के लिए सक्षम होने के लिए एक सख्त व्यक्तिगत समय सीमा और डेडलाइन तय करती है। यहाँ पर डेडलाइन का मतलब है कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए आखिरी तारीख दादी ने अपने लिए एक लक्ष्य तय किया और दशहरा के त्योहार तक वो इतना सक्षम हो जाना चाहिए। मतलब खुद को इतना सक्षम बनाने के लिए वो डिटरमाइन हो गया कि वो खुद को स्वतंत्र बनाने के लिए वो कन्नड़ अल्फाबेट पढ़ लेंगी और या सीख जाएंगी। डिस्पाइट द यंग गर्ल्स इनिशियल चाइल्डिश टीजिंग, Krishtaka becomes an incredibly dedicated and hardworking student। तो यहाँ पर शुरू में छोटी बच्ची मतलब अपनी पोती सुधा मूर्ति की बचकानी छेड़छाड़ या मजाक के बावजूद कृष्टक का एक अविश्वसनीय रूप से समर्पित और मेहनती छात्रा बन जाती है। जब दादी ने पढ़ने की इच्छा जताई तो सुधा जी बच्ची ही थी, तो इसलिए उन्होंने शुरुआत में दादी का मजाक भी उड़ाया था, ये कह के कि वे तो 62 साल की एक औरत है और अभी इस उम्र में कैसे वो पढ़ पाएंगी। तो ये कह के वो दादी का मजाक उड़ाया था, लेकिन दादी बहुत ही लगन वाली थी, इसलिए वो एक मेहनती स्टूडेंट के तौर पर अपने आप को प्रूव करते हैं यहाँ पर। When the Dasera festival arrives, the narrator secretly buys a published copy of काशी यात्रा as a gift। जब दशहरा का त्योहार आया तो नरेटर छुपकर काशी यात्रा की छपी हुई किताब उपहार के तौर पर खरीद लाती है। अभी देखते हैं इसका नेक्स्ट भाग। इन अ डीपली मूविंग एंड अनऑर्थोडॉक्स जेस्चर द ग्रैंडमदर बेंड्स डाउन टू टच हर यंग ग्रैंडडॉटर्स फीट। तो यहाँ पर जो दादी थी एक बेहद भावुक और असामान्य भावनाओं में बहकर दादी अपनी छोटी पोती के पैर छूने के लिए झुकती है। यहाँ पर अनऑर्थोडॉक्स ये जो शब्द हमने यूज किया है इसका मतलब है जो आम तौर पर नहीं होता या समाज में रिवाजों में अलग हो। हमारे समाज में हमेशा छोटे बड़े के पैर छूते हैं, लेकिन यहाँ दादी ने अपनी 12 साल की पोती के पैर छुए, जो कि बहुत ही अनोखी और दिल छूने वाला बात है। तो यहाँ पर दादी जो अपने पोती के पैर छूती है उसके लिए वो खुद का एक अपना तथ्य खड़ा करती है। वो ये बोलती है कि शी एक्सप्लेन्स दैट शी इज पेइंग रिस्पेक्ट टू हर टीचर, ऑनरिंग द ट्रेडिशनल बिलीफ दैट अ गुरु डिजर्व्स रेवरेंस रिगार्डलेस ऑफ द एज और जेंडर। तो यहाँ पर दादी ये बोलती है कि वे समझती है कि वे अपने शिक्षिका या गुरु को सम्मान दे रही है और इस पारंपरिक विश्वास का सम्मान कर रही है कि एक गुरु उम्र या लिंग की परवाह किए बिना किए बिना उनका श्रद्धा का हकदार होता है।
तो यहाँ पर जो रेवरेंस ये शब्द हमने यूज किया है, ये रेवरेंस का मतलब है गहरा सम्मान या श्रद्धा। जब पोती हैरान हो गई तो दादी ने समझाया कि वे अपनी पोती की नहीं बल्कि अपने गुरु या टीचर के पैर छू रही है। भारतीय परंपरा में गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है, चाहे गुरु उम्र में आपसे कितना भी छोटा क्यों ना हो, ये गुरु गुरु ही होता है। कृष्णका देन flawlessly reads the book's title proudly demonstrating that she has finally achieved her hard-earned independence। तो यहाँ पर फाइनली क्रिस्टक का फिर बिना किसी गलती के किताब का शीर्षक मतलब टाइटल पढ़ती है और गर्व के साथ ये साबित करती है कि उन्होंने अंततः अपनी मेहनत से हासिल की गई स्वतंत्रता पा ही लिया। यहाँ पर हमने जो यूज किया है शब्द फ्लॉलेसली, ये फ्लॉलेसली का ये मतलब है कि बिना अटके या बिना कोई गलती किए हुए कुछ काम करना। दादी ने गिफ्ट में मिली किताब का नाम काशी यात्रा एकदम सही सही पढ़ा। इससे ये साबित होता हो गया कि उन्होंने अपनी मेहनत से पढ़ना सीख लिया था और जब वे किसी पर निर्भर नहीं रही थी, उनके लगन की जीत हुई आखिर तौर पर। तो यहाँ पर ये समरी एंड होता है। आखिर तक ये स्टोरी में हमको ये समझ आता है कि उम्र या लिंग ये कोई बाधा नहीं बन पाती है जब आप बहुत ही लगन के साथ कोई काम करने लग जाए और अपने आप को उस काम पर पूरा तौर से समर्पित कर देने वाले हैं। तो यहाँ पर दादी वो एक ऐसी हिम्मती औरत थी जो कि कुछ भी होने से टूट नहीं जाती थी, पर वो ये जो स्टोरी सुन नहीं पाई अपनी दादी से, सिर्फ उसी वजह से वो टूट कर बिखर गई और उनको ये समझ आया कि अपना स्वतंत्रता और खुद लिखना पढ़ना ये बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए इसी लगन के साथ वो अपने आप को मेहनती स्टूडेंट में परिवर्तित करती है और उसके बाद ये स्टोरी के तहत अपने आप को सक्षम बना लेती है दशहरा तक कि वो खुद स्टोरी का टाइटल और पब्लिशर का नाम पढ़ पाए। तो ये बहुत ही एक दिलचस्प घटना है जो कि पूरा सुधा मूर्ति जी की बाल्यकाल के एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो बच्चों, हमने आज ये स्टोरी के बारे में और कैरेक्टर और इसका जो समरी है ये पूरा पढ़ लिए। आशा है आप सबको ये स्टोरी बहुत ही अच्छी तरह से समझ आया। अगर स्टोरी से रिलेटेड आपको कुछ भी परेशानी है तो हमारा जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है वो आप प्लेलिस्ट सर्च करके देख सकते हैं। इससे आपको ये चैप्टर के बारे में और भी बहुत गहरा संभव जानने के लिए मिलेगा। तो हम अगले वीडियो में ये स्टोरी के बारे में जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है वो आलोचना करेंगे और ये जो स्टोरी का टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर है वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं दूसरा वीडियो में। Thanks for watching, dear students. If you really find this content helpful for you, don't forget to like, share and subscribe the channel. Your one like will cost nothing, but it will help us to motivate throughout the session to provide you more helpful contents. Thanks for watching again, dear students. Goodbye. Have a nice time ahead, dear students.